मैंने जो आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, आपने मेरे पहले वीडियोस पूरे देख लिए होंगे। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। यदि नहीं देखे हैं तो आज ही देखिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ सकते हैं। ये मैंने टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है क्योंकि एग्जाम में आंसर्स किस तरह से लिखने रहते हैं, टेक्निक क्या होती है, आपको किस तरह से मार्क्स बहुत हाई स्कोर करने हैं, तो इसके लिए आपको करेक्ट टेक्निक, करेक्ट कीवर्ड्स आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको विद सॉल्यूशंस टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज जो चैप्टर मैं आपके लिए कवर करने जा रही हूँ, हमारे साइंस का लास्ट चैप्टर है जिसको मैंने बायो सेक्शन में कवर किया है। हमारे चैप्टर का नाम है आर एनवायरमेंट। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये चैप्टर इजी है तो इसे लास्ट में ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये चैप्टर पे बहुत मार्क्स बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। जिन्होंने पूरे साल बहुत अच्छी तैयारी की है वो तो अच्छा कर ही सकते हैं एग्जैक्ट आंसर की टेक्निक लिख के, लेकिन जिनकी किसी वजह से तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है, ये चैप्टर बहुत सिंपल है। आप मेरे दिए आंसर्स की हेल्प से इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। सीबीएसई ने इसके लिए बहुत ज्यादा मार्क्स अलॉट किए। तो हम देख लेते हैं इस आर एनवायरमेंट, इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में आज जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रही हूँ, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। थर्ड पार्ट हम करेंगे जिसमें से भी एक क्वेश्चन 100% श्योर है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट, हम इसके बारे में करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। लास्ट है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। पार्ट ए के अंदर आज मैं आपके लिए ये सब कवर करूंगी। पार्ट 2 हम जो हमारी नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें मैं आपको फूड चेन, फूड वेब, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रॉफिक लेवल एंड 10% लॉ, उसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए आर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इजीली टेस्ट सीरीज के सभी लेसन्स के आंसर्स मिलते रहें और आप इजीली एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन 1 है, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज ओजोन, हाउ इज ओजोन लेयर इज फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर, what causes its damage और how does it affect any ecosystem। पहले मैं सिंपल इसमें आपको ओजोन के बारे में बता देती हूँ। ओजोन जो है बेसिकली इट इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन का जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, इसका केमिकल फॉर्मूला है O3। ये अपर एटमॉस्फेयर में हम रिएक्शन देखते हैं। अपर एटमॉस्फेयर में आप देख रहे हो सन के पास ट्रोपोस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो है सन की यूवी लाइट रेज को एब्सॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन एटम के अंदर डिवाइड हो जाता है। आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन एटम, ये नेसेंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है और नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है और हमारा O3 ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ओजोन मॉलिक्यूल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ओजोन जो है इस तरह के O3 मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में, अपर एटमॉस्फेयर में बनते रहते हैं और ये सन की अल्ट्रावायलेट रेज को एब्सॉर्ब करते हैं और पूरे अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर का ब्लैंकेट बन जाता है। ओजोन बहुत एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस है, बट इसका जो ब्लैंकेट है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि ये यूवी रेज, सन की यूवी रेज, जैसे हमें पता है कि सन की यूवी रेज बहुत हार्मफुल है, तो ये सन की पूरी यूवी रेज को ऊपर ही अपर एटमॉस्फेयर में एब्सॉर्ब कर लेते। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको बताया है, इट इज फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज O3। इट इज अ डेडली पॉइजनस एंड हाईली टॉक्सिक गैस। मैंने आपको रिएक्शन ऑलरेडी बता दी है, एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन अपर एटमॉस्फेयर में यूवी रेज को एब्सॉर्ब करके 2 ऑक्सीजन एटम में डिवाइड हो जाता है।
ऑक्सीजन आटम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल से वापस रिएक्ट करते हैं और O3 ओजोन बनाते हैं। अब हम इसका आगे बढ़ते हैं। हमने देखा जैसे ये लेयर कैसे फॉर्म होती है, ये हमने देख ली। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। मैंने पहले ही आपको बताया है, अपर एटमॉस्फेयर में एक पूरा पूरा शील्ड, पूरा का पूरा ब्लैंकेट बन जाता है जो यूवी रेस को एब्सॉर्ब कर लेता है। आगे आप देखोगे, बी पार्ट देखते हैं। सर्टेन हार्मफुल केमिकल्स सच एज CFCs, chlorofluorocarbon, are released into air. These accumulate in the upper atmosphere and react with ozone, resulting in the reduction of the ozone layer by forming a hole. ये हम देखते हैं कि अब आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, आप देखते हैं, हम सुनते आ रहे हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। तो इसका रीजन है सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन में जो यूज करते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ऊपर चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है और अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन से जाके रिएक्ट कर लेता है। तो ये ओजोन से कंटिन्यूसली रिएक्ट करता रहता है और ओजोन को वहां से खत्म करता है। इससे ओजोन होल होने के चांसेस है और जो ओजोन लेयर है हमारी वो थिन थिन होते जा रही है। आगे देखते हैं। ओजोन लेयर बिकम्स थिनर एंड गेट्स डिप्लीटेड and allowing more UV rays to pass through the Earth's atmosphere. These radiations are dangerous. They cause skin cancer, damage to eye, cause of cataract, damage of immune system of animals. जैसे मैंने आपको बोला कि ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट होते जा रही है। ओजोन लेयर डिप्लीशन से क्या होगा, और बेसिक एग्जाम में आ सकता है, जो बेसिक केमिकल है ओजोन लेयर डिप्लीशन का है वो है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन केमिकल है जो ओजोन लेयर को, ओजोन होल या ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ओजोन लेयर इसी तरह हम यदि CFCs का यूज करते रहे तो क्या होगा, ओजोन लेयर थिन होती जाएगी और सन की जो डायरेक्ट यूवी रेज है वो हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे। ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होंगी। स्किन कैंसर के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आई को ये डैमेज कर सकती है, कैटरेक्ट का रेशियो बहुत इंक्रीज हो जाएगा और इसके अलावा ये एनिमल्स एंड ह्यूमन की इम्यून सिस्टम को बहुत वीक बना देगा। तो ये मैंने आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है कवर किया है, व्हाट इज ओजोन लेयर, व्हाट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, ओजोन लेयर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, इन्हीं में से आपके लिए एग्जाम के में आएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। राइट द एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। नेम द सिंथेटिक केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉप ऑफ अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। ऑलमोस्ट इसका आंसर मिलता जुलता है। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको कवर करा दिया था कि ओजोन लेयर क्या है, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, ओजोन कैसे बनता है और ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है और इससे क्या हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट है। अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। जो डैमेज होगा, डैमेज टू द ओजोन लेयर इज अ कॉज फॉर कंसर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कंसर्न है और हम देख रहे हैं गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत एक्शंस ले रही है, बिकॉज it shields the surface of the earth from harmful ultraviolet radiations from the sun, which causes skin cancer, cataract, weaken the immune system. ये मैं आपको पहले ही कवर कर चुकी हूँ। इसके लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। It is a harmful synthetic chemical which is accumulate in the upper atmosphere and react with ozone. Thus, ozone layer becomes thinner. ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके इस तरह से भी आता है, लेकिन हमें जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इसमें लास्ट जो पार्ट है इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। गवर्नमेंट या पूरे वर्ल्ड में ओजोन लेयर डिप्लीशन सिर्फ इंडिया के लिए ही प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड का ये कंसर्न है। तो इसके लिए
गवर्नमेंट ने, हर कंट्री की गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे हम ओजोन CFCs का हम जितना कम से कम इसका यूज कर सके और ओजोन लेयर डिप्लीशन कम होने में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हम इसको देखते हैं, गवर्नमेंट ने जो 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं। Many developing and developed countries have signed and obeying the direction of UNEP. इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है। UNEP है हमारा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। पूरे वर्ल्ड की जितने भी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री है, इन्होंने ये जो UNEP के डायरेक्शन में एक साइन किया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस टू लिमिट द प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ CFCs एट 1986 लेवल। 1986 में जो CFCs का लेवल था, उस लेवल के ऊपर पूरे वर्ल्ड में CFCs का प्रोडक्शन हो उतने लेवल पे आ जाए, इसीलिए वर्ल्ड के सारी कंट्रीज ने इसके ऊपर साइन किया है। हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। It is a now mandatory to make CFC free refrigerator throughout the world. Scientists have already developed some ओजोन फ्रेंडली सब्सटीट्यूट्स। आजकल आप जो रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं, आप देखोगे उसके ऊपर लिखा रहता है CFC फ्री, और साइंटिस्ट ने CFC के जगह वो दूसरा सब्सटीट्यूट जो ज्यादा इको फ्रेंडली है, जो ओजोन लेयर के ऊपर ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे, इसके लिए साइंटिस्ट ने सब्सटीट्यूट ले लिया है। अब हम नेक्स्ट इसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा इसमें रीजंस आ सकते हैं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न वार्मिंग। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार हम इसको फिर देख लेते हैं। एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंड है, व्हाट डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट डू CFCs ब्रिंग अबाउट इन द एटमॉस्फेयर। इसका आंसर एक बार अभी मैंने आपको ऑलरेडी, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्यों कॉज ऑफ कंसर्न है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यूवी रेज को ये एब्सॉर्ब करता है। इन केस ओजोन लेयर थिन हो जाती है तो सन की यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ एटमॉस्फेयर पे आ जाएगी, जो स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, आई डिस्ट्रक्शन और इम्यून सिस्टम को वीक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन है, व्हाट डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट डू CFC ब्रिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर, ये भी क्वेश्चन मैंने पहले में इस पे कवर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यू हैव बीन सिलेक्टेड टू टेक एन ओजोन लेयर एंड इट्स प्रोटेक्शन इन द स्कूल असेंबली ऑन एनवायरनमेंट डे। आपके स्कूल में जो अलग अलग एनवायरनमेंट डे जब हमारा होता है, तो आपका मान लो सिलेक्शन हुआ है और आपको एक लेक्चर देना है, आपको ओजोन लेयर एंड इट्स प्रोटेक्शन के बारे में और सारे स्टूडेंट्स को अवेयर कराना है। तो आपको जो दिया जाएगा, आपको जो पॉइंट्स कवर करने हैं, आपको उसमें कवर करने हैं। ए है, व्हाई शुड ओजोन लेयर बी प्रोटेक्टेड टू सेव द एनवायरनमेंट। बी पार्ट आपको कवर करना है, लिस्ट एनी 2 ways that you would stress in your talk to bring in the awareness amongst your fellow friends that would also help in the production of ozone layer as well as in the environment। तो ये मैंने जो आपको क्वेश्चन है जितने भी हैं, मैंने आपको पूरे कवर कर लिए। ओजोन लेयर, ओजोन जो है O3, मैंने आपको जैसे बताया, आप स्लाइड में भी देख पा रहे हैं, फॉर्मूला इसका O3 है, एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन है। ओजोन जो है 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो यूवी रेस को एब्सॉर्ब करके ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ऑक्सीजन एटम है अगेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके O3 बनाता है। अपर एटमॉस्फेयर में पूरा का पूरा ओजोन ब्लैंकेट बन जाता है। ओजोन ब्लैंकेट जो है सन की अल्ट्रावायलेट रेस को एब्सॉर्ब कर लेता है और वो अर्थ में हमारे पास सरफेस के ऊपर नहीं आने देता, मतलब ये पूरी की पूरी अर्थ सरफेस को शील्ड करता है। इन केस मैंने आपको बताया CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यदि ये हम इसी तरह इसको यूज करते रहे तो ये जो है ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ये ओजोन से रिएक्ट करता है और ओजोन लेयर में होल और ओजोन लेयर को थिन बनाने में, जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ओजोन लेयर इन केस इसी तरह थिन होती गई तो सन की यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ में आएंगी, स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, वीकन इम्यून सिस्टम एंड आई के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स कॉज हो रहे हैं, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। आपने देखा इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने बहुत, पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट ने मिलकर एक साइन की है ट्रीटी। आपने देखा है कि
डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के पूरे वर्ल्ड ने साइन की है, जिसके अंदर इसका कम से कम CFCS का कम से कम यूज हो और इसे 1986 के लेवल तक लाने की कोशिश है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर आजकल जो मिल रहे हैं वो दूसरे सब्स्टिट्यूट से इसको हमने चेंज कर दिया है, और जो हमारे रेफ्रिजरेटर है टोटली क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेटर हम यूज कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको पूरा कवर कर दिया है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसके कॉजेस और हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड पार्ट है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन ये भी एग्जाम में आ सकता है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देती हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप स्लाइड में देखिए, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? विल द लेवल्स of this magnification be different at different levels of the ecosystem? ये आपका पार्ट ए है। पार्ट बी इसमें आ सकता है, out of the following which will have the maximum concentration of harmful chemicals in its body and why? इसमें आपको दिया है ग्रास हॉपर, हॉक, फ्रॉग, आप देख रहे हैं प्लांट्स एंड स्नेक। आपको इसको पूरा इकोसिस्टम का पूरा जो आपका ट्रॉफिक लेवल है, आपको पूरा लेवल वाइज उसको एडजस्ट करना है और आपको बताना है कौन से लेवल में, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल में बायोमैग्निफिकेशन का सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होगा। पहले तो हम देखते हैं बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है। आप जैसे स्लाइड में देख पा रहे हैं, द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ harmful chemical substances, especially pesticides, in the body of living organisms at each trophic level of a food chain is called biological magnification. Biological magnification जो होता है, the concentration of harmful chemicals will be different at different trophic level because the animals at the higher trophic level or at the extreme right side of the food chain will have the maximum concentration of harmful chemicals in the body, and grass, which is at the lowest trophic level, will have minimum concentration of harmful chemicals. पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, जिसको हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। हमको पता है हम क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। ये पेस्टिसाइड जो आप यूज कर रहे हो, ये वाटर में चले जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं और वाटर बॉडी और सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये प्लांट के साथ, वाटर एंड मिनरल्स के साथ प्लांट के साथ चले जाते हैं और प्लांट के पूरे सिस्टम के अंदर मिक्स हो जाते हैं। जब हर्बीवोर, जो फर्स्ट हमारा कंज्यूमर है, जो क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है, जब वो उसको ईट करता है, जब वो उसको खाता है, तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये क्रॉप के जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस के साथ साथ ये हार्मफुल पेस्टिसाइड्स फर्स्ट टॉपिक लेवल यानी हर्बीवोर में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इस हर्बीवोर को, यानी इवन ह्यूमन भी आएगा, हम भी इसको हम जो वेजिटेबल्स और ये सब लेते हैं वो सब हम में ट्रांसफर हो जाता है। अब ये जो हर्बीवोर है, इसको आप देखोगे जो सेकंड कंज्यूमर है वो उसको लेगा, तो ये पेस्टिसाइड्स उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर उसको जो कार्निवोर है, जो टॉप हमारा कंज्यूमर है, जब वो उसको ईट करेगा, उसके साथ ये ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसके साथ साथ ये हार्मफुल सब्सटेंसेस भी प्लांट से, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उससे लेकर जो हमारा टॉप टर्शरी हमारा कंज्यूमर है, उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। और आपको पता है एनर्जी जो है हर लेवल में 10% हमारा एनर्जी का लॉस होता है, बट ये जो पेस्टिसाइड्स है ये हर लेवल में ट्रांसफर होते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा फूड चेन के अंदर हमारा जो टॉप हमारा कंज्यूमर होगा, यानी टर्शरी कंज्यूमर, जो लास्ट का जो कंज्यूमर होगा, उसमें ये पेस्टिसाइड्स का एक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा। तो एग्जाम में आपको आता है व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, तो आपने इसको डिफाइन करना है और कौन से लेवल में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो जो भी टॉप वाला होगा, जो भी टर्शरी, जो टॉप मोस्ट होगा, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। इसका मैं आंसर आपको पढ़ देती हूँ। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। मैंने आपको जैसे बताया हायर लेवल में सबसे ज्यादा होगा। अब जो बी पार्ट था, आउट ऑफ द फॉलोइंग which will have the maximum concentration of harmful chemicals in this body and why? पहले तो हम इसको अरेंज कर देते हैं।
आप सबसे पहले देखोगे, सबसे पहले हमारा आएगा इसमें ग्रास। ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं ग्रास, दूसरा हम गोट और थर्ड आएगा ह्यूमन। अब मैं आपको पहले एक जनरल बता देती हूँ। ग्रास के अंदर मिनिमम होगा क्योंकि वो डायरेक्ट सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको फर्स्ट ये रिसीव होगा, फर्स्ट जो रिसीव होगा वो आप देख रहे हो हर्बीवोर गोट, और गोट से लास्ट में ट्रांसफर हो गया ह्यूमन। तो हमारे अभी यदि हम तीन ये चेन देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो भी लास्ट का होगा, जैसे मैंने बोला ह्यूमन के अंदर सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया है। अब हम सेकेंड पार्ट, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग which will have the maximum concentration of harmful chemical in its body and fire। आप देखते हैं, मैंने आपको जैसे स्लाइड में आप देख पा रहे हो, मैंने इसको अरेंज कर दिया है। फर्स्ट हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है ग्रास, उसके बाद हमारा ग्रास तो प्रोड्यूसर है जो फोटोसिंथेसिस से फूड खुद बनाता है। अब पहला हमारा कंज्यूमर है, फर्स्ट कंज्यूमर है हमारा ग्रास हॉपर, इससे पूरे हार्मफुल सब्सटेंस इसमें ट्रांसफर हो गए। इसके नेक्स्ट आएगा हमारा फ्रॉग, फिर हमारा आएगा स्नेक और उसके बाद आएगा हॉक। जैसे मैंने बोला था लास्ट वाला जो हॉक होगा इसके अंदर सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस इसके अंदर एक्यूमुलेट होंगे क्योंकि ये टॉप मोस्ट इस सीरीज में टॉप मोस्ट है। ये मैंने आपको सेकेंड पार्ट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कवर कर दिया है। आई होप आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फर्स्ट हमको ओजोन लेयर आपने अच्छे से करनी है जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये आपको अच्छे से कवर करना है। अब हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें से भी एक क्वेश्चन श्योर है। हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल ईच। ये ए पार्ट है। इसका बी पार्ट है लिस्ट 2 changes in habit that people must adopt to dispose non-biodegradable waste for saving the environment। इसका नेक्स्ट पार्ट है if all the waste we generate in biodegradable will this have no impact on the environment। ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डिफरेंस। फर्स्ट मैं आपको जो बताऊंगी वो बायोडिग्रेडेबल हम कवर करेंगे। आप स्लाइड में देखिए, बायोडिग्रेडेबल जो है मैं आपको सिंपल इसमें समझा देती हूँ। जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, कुछ भी आप ले सकते हैं, हमारा किचन वेस्ट है या जो हमारे जो डेली यूज के अंदर हम जो चीजें फेंक देते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल है मतलब जो वेस्ट हमारे एटमॉस्फेयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो क्या करते हैं। आपको पता है कि ये जो वेस्ट होता है बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। इस ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर ये बना होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इनके ऊपर अटैक कर लेते हैं, इन्हें पूरा का पूरा सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर इसको डिकम्पोज कर लेते हैं, उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं और जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। इस तरह से एटमॉस्फेयर का इकोसिस्टम बैलेंस रह जाता है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं। वेस्ट मटेरियल्स which can be broken down into harmless substances in nature by the action of microorganisms such as certain bacteria are called biodegradable waste। इसका एग्जांपल है काउ डंग, वुल, पेपर, कंपोस्ट। ये सारे हमारे हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये हमारे लिए इतने हार्मफुल नहीं है, ये पूरी की पूरी तरह डिकम्पोज हो जाते हैं और इकोसिस्टम के बैलेंस में हेल्प करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आप जानते हो जैसे पॉलीथिन है, मेटल्स है, ग्लास है, या आजकल जो कंप्यूटर सीडीज वगैरह निकलती हैं, इनको जब हम फेंक देते हैं, हम इनको यूज नहीं करते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये बैक्टीरिया या किसी भी तरह से किसी भी प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं हो पाते। तो ये क्या होते हैं, ये एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, कलेक्ट होके नेचुरली वाटर को पूरा पल्यूट करते हैं,
सॉइल को पूरा का पूरा ब्लॉक कर देते हैं और इस तरह से आजकल आप देखते हो फ्लड आ रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं पॉलीथिन। और ये आप आगे देखोगे कि जो हमारे हर्बीवोर है वो पूरा का पूरा फूड चेन के साथ जब इसको खाते हैं तो पॉलीथिन और ये भी खा लेते हैं, तो ये फूड चेन के साथ इनके पास पहुंच जाते हैं और ये इनके पूरे सिस्टम के लिए हार्मफुल है। तो हम अब देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होंगे। Waste materials which cannot be broken down into harmless substances by the action of microorganism in nature are called non-biodegradable waste। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बिल्कुल हार्मलेस है, इनका काम ही है डिकम्पोज करना, ये किसी भी तरह से इनको डिकम्पोज नहीं कर पाते। एग्जाम्पल है प्लास्टिक्स, पॉलिथीन बैग्स, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, मेटल आर्टिकल्स, ये सब के सब हमारे लिए बहुत पॉइजनस है और हमें इनका कम से कम यूज करना चाहिए। अब जो मैंने बी पार्ट देखा है, अब हम उसको कवर कर लेते हैं। लिस्ट 2 चेंजेस इन हैबिट दैट पीपल मस्ट अडॉप्ट टू डिस्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर सेविंग द एनवायरमेंट। हम देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज करने की हम कैसी टेक्निक यूज करें कि हम इसका प्रॉपर इसको डिस्पोज कर सके और हम एटमॉस्फेयर को, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। आंसर आप देखेंगे, सम ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कन्वर्ट द लैंड इनटू barren लैंड एंड एंटर द फूड चेन एंड अफेक्टिंग ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। इसको मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स एंटर water and food chain and affect the fertility of soil and pollute water body। तो अब हमने जैसे देखा कि ये फूड चेन के द्वारा एक एनर्जी एक लेवल से, ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर हो जाते हैं और कंप्लीट, और इस तरह से एनर्जी पूरे एनवायरनमेंट को कंप्लीटली पल्यूट कर देते हैं। तो हमको लोगों ने क्या करना चाहिए? पीपल शुड अडॉप्ट फॉलोइंग चेंजेस इन हैबिट। हमने किस तरह से इसे रोकना चाहिए? First, dispose household waste, chemical waste and hospital waste in a landfill। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको लैंडफिल क्या होती है, हमको उसको प्रॉपर इसका डिस्पोजल मैनेजमेंट करना चाहिए। सेकेंड है ब्रोकन प्लास्टिक आर्टिकल्स सच एज बकेट्स, बाउल्स, कप्स, प्लेट्स should be sent to reprocessing factories। जो हम प्लास्टिक वगैरह यूज करते हैं इन्हें ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, पॉलिथिन्स वगैरह इन्हें नहीं फेंकना चाहिए। इंडस्ट्रीज बनाई है जो इसको रिसाइकल करते हैं, आपको पता है 3R हमारे जो है, इस तरह से हम इसको रीयूज कर सके, तो इसको रिसाइकल करके हम इसको यूज कर सके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा पार्ट सी। इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल, will this have no impact on the environment? अभी आपको मैंने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पढ़ा दिया, लेकिन अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या होगा यदि पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे एनवायरनमेंट में हमने नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हटा ही दिया, हमारे पास सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और बस हम वो कलेक्ट करते जा रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बट इस डिपेंड करता है ये कितने, इसकी कितनी अमाउंट में है। आप पूरी जगह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्ट कर दोगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, तब ये हमारे लिए हार्मलेस नहीं रहेगा, हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। पूरा का पूरा वेस्ट कलेक्ट कर दिया जाता है, आप देखते हो उसकी जो स्मेल है हमारे लिए बहुत इनटॉलरेबल हो जाती है, हमारा वहां पर उन सोसाइटीज में, उसके आसपास एरिया में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपको पता है जो फ्लाइज है वो इन वेस्ट के ऊपर ब्रीड करती है, नेचुरली वो अपने साथ जर्म्स कैरी करती हैं, तो वो पूरे के पूरे जर्म्स जो हैं वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में हो, क्रिएट एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे और डिसीजेस स्प्रेड कर। तो बायोलॉजिकल वेस्ट आप पढ़ रहे हो, ये यूजफुल तो है बट लिमिट। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट pollute the environment only when the amount is very large. It produces foul smell in the air and makes the life of people miserable. Flies breed on it, carry the germs and spread diseases जैसे टाइफॉइड है, डायरिया है, कॉलरा है, टीबी है, ये सारे स्प्रेड हो जाएंगे। Thus,
The impact on the environment will depend upon the system of collecting, transporting and disposal. बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है इनकी कलेक्शन मेथड कैसी है, इनकी डिस्पोजल मेथड कैसी है, इनकी ट्रांसपोर्ट मेथड कैसी है। तो इस तरह से हम इसको इन्वायरमेंट को, हम जो प्रिकॉशंस लेके इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मैं 4 पार्ट आपको, जैसे मैंने इनिशियली बताया था, जो 4 पार्ट मैं आपको कवर करूंगी वो हम करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। नेम द वेस्ट्स which are generated in your house daily। या आप पहले क्वेश्चंस देख लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा। आप देखिए ऊपर स्लाइड में क्वेश्चन बी है हमारा। वी ऑफन ऑब्जर्व डोमेस्टिक वेस्ट डिकम्पोजिंग इन द रेसिडेंशियल कॉलोनीज, सजेस्ट वेज टू मेक पीपल रियलाइज दैट द इम्प्रॉपर डिस्पोजल इज। इसका थर्ड पार्ट, सी पार्ट हम देखेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस of cloth bags over plastic bags during shopping। ये वाला क्वेश्चन आने के इस साल काफी चांसेस हैं। डी पार्ट, mention 3 harmful effects of using polythene bags on the environment, suggest an effective alternate। या तो पॉलिथीन बैग या क्लॉथ बैग, इन दोनों में से किसी ना किसी सेट में इसके आने के चांसेस श्योर। तो चलिए हम इसके आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, डिस्क्राइब 4 मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हम देख लेते हैं। द वेस्ट आर जनरेटेड इन आवर हाउस डेली। कहां से आते हैं हमारा? वो है किचन वेस्ट, पेपर है, बैग्स हैं, ये सारे जनरली हमारे यहां से आते हैं। द मेन कॉमन वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स आर कंपोस्ट, रिसाइकलिंग, लैंडफिल एंड इंसिनरेशन। हम देखते हैं इसको। द कॉमन वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स आर, अब आपको हमको सबको पता है, कंपोस्ट है, रिसाइकलिंग है, लैंडफिल्स हैं एंड इंसिनरेशंस है। हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। डिस्पोजिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन बायोगैस प्लांट सो दैट इट कैन हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ बायोमास एंड मैन्योर। कंपोस्ट आपको पता है, हम एक जगह कलेक्ट कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देते हैं, हम इसका बायोगैस प्लांट और इसमें यूज कर सकते हैं, जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं। जब इसी कंपोस्ट के अंदर हम अर्थवर्म डाल देते हैं तो हम उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सॉलिड वेस्ट शुड बी बरीड इन अर्बन एरिया एज लैंडफिल्स। जैसे मैंने बताया था, प्रॉपर लैंडफिल बनाना चाहिए, उसके अंदर हमको इसको डालना चाहिए, ये नहीं कि हमने इधर उधर पूरा रास्ते में फेंक दिया। सी पार्ट है, प्लास्टिक, पेपर्स, मेटल्स शुड बी रिसाइकल्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मस्ट बी बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसिनरेशन। जब हमारा जो आप देखते होंगे पॉलिथीन बैग्स, टायर्स हम कलेक्ट करके बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको बर्न करते हैं, इसको इंसिनरेशन कहते हैं। ये हालांकि डिस्पोज तो हो जाता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है हमारे जो 3R जो मेथड है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, हमने इसको फॉलो करना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट, इसका क्वेश्चन 6 का पार्ट ए था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, जिसमें मैंने आपको बताया था हमने क्लॉथ बैग ज्यादा से ज्यादा क्यों यूज करना चाहिए। Advantages of cloth bags over plastic bags. First है, they are capable of carrying more items। अब क्लॉथ बैग बहुत, आप देखते हो बहुत ज्यादा मटेरियल, बहुत ज्यादा वेट कैरी कर सकती है। इसका सेकेंड है, they are made of biodegradable materials। यदि आप उनको डाल भी देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिकम्पोज कर देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, they don't pollute the environment। बायोडिग्रेडेबल है तो एटमॉस्फेयर पे वो पोल्यूशन क्रिएट ही नहीं करेंगे। और नेक्स्ट है, they can be reused, वो वापस रीयूज हो सकते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मैंने आपको रिलेटेड था हमारा पॉलिथीन बैग से। आपको तो पता है आजकल गवर्नमेंट ने पॉलिथीन बैग कर दिया है, और हमें भी चाहिए कि हमने पॉलिथीन बैग्स का कम से कम यूज करें। इसका आंसर देख लेते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग पॉलिथीन बैग्स।
हम देखते हैं इसका क्या फर्स्ट इसका हार्मफुल इफेक्ट है, इंक्रीजेस सॉइल टेम्परेचर। आप पॉलीथीन बैग का यूज करते हो, हम इसे डाल देते हैं, ये केमिकल से बना होता है, आपको पता है पॉलीथीन पॉलीमर से बना होता है। तो जब आप इसको सॉइल में डाल देते हैं, ये सॉइल का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है नेचुरली। सेकेंड हम देखते हैं एडवर्सली अफेक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। जब सॉइल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे भी अफेक्ट डालेगा। थर्ड, एनिमल्स डाई आफ्टर इट्स कंजम्पशन। आपको इसका रीजन भी मालूम है, हम जब फूड चेन देखेंगे तब आप देखते हो कि जो हर्बीवोर इस पॉलिथीन्स को वगैरह खा लेते हैं, तो आप देख रहे हो आजकल ईगल, वल्चर, ये ऑलमोस्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गए, क्योंकि ये पूरा का पूरा फूड चेन ट्रांसफर होती है और जब ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट कॉजेस क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स, कॉजेस फ्लड एक्सेट्रा। आप आज बड़ी सिटीज में देखते हो, थोड़ा भी रेन होती है फ्लड आ जाता है, क्योंकि पॉलिथीन बैग्स हर जगह ब्लॉक कर देते हैं हर चीज को। तो इससे क्या होता है, फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाती है। आई होप ये आपको सब समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए हमने ऑल्टरनेटिवली हमने क्या यूज करना चाहिए, क्लॉथ बैग है, जूट बैग है, पेपर बैग्स यूज करना चाहिए। चलिए अब इसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर मैं बढ़ती हूँ। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, हाउ इनडिस्क्रिमिनेट use of pesticides may result in the degeneration of the environment। हम देखते हैं पेस्टिसाइड्स के यूज से हमें क्या हार्मफुल इफेक्ट्स मिलते हैं। आप जैसे स्लाइड में देख पा रहे हो, मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। इनडिस्क्रिमिनेशन यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स may result in the degradation of the environment। एग्जाम्पल DDT। आपको पता है अभी DDT स्प्रे के लिए तो बैन ही कर दिया है। DDT is an organic pesticide which is used to kill pests in crop field. When it is used in large quantity, it can be passed along the food chain from crop to man or birds or animals and harm them. DDT was sprayed in lake to regulate breeding of mosquitoes. It would affect the trophic level of food chain or lake। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देती हूँ आपको। DDT was spread in a lake to regulate breeding of mosquitoes. How would it affect the trophic level of food chain of lake? हमने DDT अभी जैसे मैंने बोला ये एक पेस्टिसाइड होता है। जब आप इसको स्प्रे करते हो तो ये हम लेक में स्पेशली स्प्रे करते हैं और आप बाकी जगह भी करते हैं, तो ये वाटर बॉडीज को अफेक्ट करता है, ये क्रॉप प्लांट्स पूरे इसको ले लेते हैं। और ये क्या करता है, जब ये पेस्टिसाइड है और ये फूड चेन से एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में ट्रांसफर होता है, तो इससे क्या होता है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अफेक्ट करेगा और आने वाली सारी जो जनरेशन है, जो सारे लेवल है, इस पे अफेक्ट करके उसको खत्म करता है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को अफेक्ट करेगा और आने वाली सारी जो जनरेशन है, जो सारे लेवल है, इस पे अफेक्ट करके उसको खत्म करता जाएगा। पेस्टिसाइड्स का आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डू यू कॉल द फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट व्हिच कंप्राइजेस बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। हम सबको पता है ये हमारा चैप्टर का नाम ही है आवर एनवायरनमेंट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम ये बेसिक हमारी फंक्शनल यूनिट है एनवायरनमेंट की, जो पूरे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, चाहे बायोस्फीयर हो चाहे नॉन बायोस्फीयर हो, सबके बीच में बैलेंस बना के रखता है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, what will be the impact on the ecosystem if microorganisms are removed? C है, what is environmental pollution? Choose the biodegradable pollutants from the list। आपको कुछ दिया जाएगा यहाँ पर, जैसे सिवेज है, DDT है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है। ये 1 मार्क में लिखा, इसमें से आपको चूज करना है आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा है। मैं पहले आपको आंसर बताऊंगी फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट का आंसर। जैसे मैंने बोला फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग components is called ecosystem। यानी हमारे पूरे के पूरे
अर्थ के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट्स है, लिविंग कंपोनेंट्स हमको पता है ह्यूमन है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है सॉइल है, वाटर है, माउंटेन्स है, ये सारे जो भी है नॉन बायोडिग्रेडेबल नॉन लिविंग है। लिविंग एंड नॉन लिविंग, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी होती है, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में है, आप अभी जब नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट मेरे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसी नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन फिर से एक जनरल है, मैं पढ़ा देती हूँ आपको, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ। देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अ मॉडर्न इंसेक्टिसाइड हैज बीन इंट्रोड्यूस विद सर्टेन न्यू प्रॉपर्टीज लाइक accumulate in the bodies of predators, broken down by soil bacteria easily, washed into lakes and rivers, and taken up by plant roots. Among all the properties, which one will help in reducing or keeping the level of environmental pollution to lowest? Modern insecticides are being developed keeping in mind the harm that they cause to environment, and its components are biodegradable. Insecticides can be decomposed into harmful substances which will subsequently be dispersed in their specific pathway and cause no pollutants. हम इंसेक्टिसाइड्स तो दे रहे हैं क्रॉप को, लेकिन हम इस तरह से इनको यूज करें कि ये जब वाटर बॉडीज या एयर में जाएंगे तो ये किसी को भी पल्यूट नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड्स build up in the fat tissues of the body and pass on the organism that feed on them. Hence, the accumulation along the food chain resulting in the significant amount in the tissue of consumers at the highest trophic level. The property of newly developed insecticides includes that is, it can easily get decomposed into simpler components by soil bacteria. तो ये क्वेश्चन मैंने इसका आंसर, करेक्ट आंसर लिख दिया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, effective segregation of wastes. Effective segregation of waste at the point of generation is very important. Justify your statement. यह मैं पहले ही आपको पूरा बता चुकी हूं, वही आंसर आपने लिखना है। मैं आपको जैसे स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, मैं आंसर एक बार रीड कर देती हूँ। Effective segregation of waste as biodegradable and non-biodegradable is much easier to recycle. Biodegradable waste used to make manure out of compost, whereas non-biodegradable waste could be recycled and reused for various purposes. Also, effective segregation of waste means that less waste goes to landfill, which makes it cheaper and better for people and environment. बहुत सिंपल है आंसर। आप दोनों जो हमारे जो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन दोनों वेस्ट को हमने सेपरेट रखना चाहिए। जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इसमें यूज करना चाहिए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसकी करेक्ट डिस्पोजल प्रोसेस होनी चाहिए, जो हम 3R यूज करते हैं। अगेन इसको रिसाइकल और रीयूज करना चाहिए, इससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन हाउ पेस्टिसाइड्स गेट एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट। ये भी बहुत सिंपल आंसर है। पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस केमिकल्स विच आर स्प्रेड ओवर क्रॉप प्लांट्स। हम इसका स्प्रे करते हैं क्रॉप के ऊपर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीजेस। दे मिक्स अप विद सॉइल एंड वाटर। Plants absorb them along with water and minerals from the soil. When we eat them, they go into our body, and animals through the food chain. When carnivores eat them, they transfer to them in this way. Pesticides easily affect the air, soil, water, and whole environment get polluted. तो ये था इसके हार्मफुल इफेक्ट्स। एक लास्ट मैं आपको एक पैराग्राफ राइटिंग दे रही हूँ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेफ टाइगर कैंपेन। ये आजकल बहुत चल रहा है, आप न्यूज़पेपर और इस केस से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पार्ट 1 में कंप्लीट एनवायरनमेंट कवर किया है।
आई होप आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आंसर्स लिखने की टेक्निक ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। आप इसको अच्छे से एक एक दो दो बार रीड करेंगे और इसी तरह से एग्जाम में लिखते जाएंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आप मेरे वीडियोस जल्दी मिलते जाएं और आप उसकी हेल्प से एग्जाम में बहुत इजीली 90% एंड अबाउ स्कोर कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो लेके आ रही हूँ, इसी का पार्ट 2 हम कवर करेंगे, जिसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल, 10% लॉ, ये सब एक्सप्लेन करूंगी। इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी है जो 10% लॉ से रिलेटेड है, वो हम देखेंगे। तब तक आप ये पूरा का पूरा पार्ट 1 प्रिपेयर करके रखिए और जल्दी ही आप मिलेंगे पार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आज जो हम करने जा रहे हैं वो एनवायरनमेंट पार्ट 2। ये टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट हम करेंगे, एनवायरनमेंट पार्ट 2। आई एम श्योर आपने मेरा पार्ट 1 देखा है, एनवायरनमेंट पार्ट 1, और यही नहीं देखा है तो आज ही आई बटन को क्लिक कीजिए और आज ही एनवायरनमेंट पार्ट 1 देखिए, ताकि आपको पार्ट 2 बहुत इजीली समझ में आ जाए। पार्ट 1 में मैंने ओजोन लेयर डिप्लीशन, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, वेस्ट मैनेजमेंट और बाकी सब कवर किया था। लेकिन आज जो हम कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर, तो हम करेंगे फूड चेन, वेब सीरीज, इकोसिस्टम। तो चलिए हम देख लेते हैं इस पे पार्ट 2 में मैं टेस्ट सीरीज में क्या करने जा रही हूँ। मैंने आपको एग्जैक्ट एग्जाम में किस तरह से आंसर्स लिखना है वो टेक्निक बताई है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं पार्ट 2 में आज इन्वायरमेंट में कवर करने जा रही हूँ, ये हमारा लास्ट सेक्शन है। इसमें हम देखेंगे इकोसिस्टम। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके कंपोनेंट्स देखेंगे और टाइप्स देखेंगे। सेकेंड हम जो कवर करेंगे फूड चेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर है। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन देखेंगे, इनकी रिलेशनशिप किस तरह से होती है वो देखेंगे। थर्ड हम देखेंगे ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोड्यूसर कैसे कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है, आगे किस तरह से होता है, ये हम ट्रॉपिक लेवल में देखेंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं फूड वेब। फूड वेब मतलब बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटरलिंक हो जाती है, इंटरकनेक्ट हो जाती है, तो फूड वेब बनता है। इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। आपको पता है कि प्रोड्यूसर जैसे प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स से हम प्राइमरी कंज्यूमर में एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो किस तरह से सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होती है, बाकी एनर्जी का लॉस हो जाता है। और इसी को हम देखेंगे 10% लॉस से किस तरह से एक्सप्लेन किया है। 10% लॉ में मैं आपको न्यूमेरिकल भी एक्सप्लेन कर। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये पार्ट ए है इसका, क्वेश्चन 1 का। इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बी पार्ट है इसका, व्हाई आर क्रॉप फील्ड्स नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसका सी पार्ट है, फॉरेस्ट आर नोन एज नेचुरल इकोसिस्टम वाई। पहले तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप ये स्लाइड में देख पा रहे हैं, मैंने आपको इकोसिस्टम दिखाया है। आपको पता है कि जो इकोसिस्टम होता है वो सेल्फ डिपेंडेंट, पूरा सेल्फ कंटेन्ड यूनिट होती है। किसकी? बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। बायोटिक फैक्टर यानी ह्यूमन है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी हम इनको कह सकते हैं लिविंग फैक्टर्स। ये हमारे आएंगे बायो फैक्टर्स में। और एबायोटिक फैक्टर्स जैसे आप देख रहे हैं, सॉइल है, ओशन है, रिवर है, एयर है, ये सब आप देख पा रहे हो, ये सब एबायोटिक फैक्टर है। तो बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर आपस में किस तरह से डिपेंड करते हैं और एक पूरी सेल्फ कंटेन यूनिट बन जाती है, इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब आप देख पा रहे हो, हम यदि कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। इकोसिस्टम दो टाइप का होता है। एक तो नेचुरल इकोसिस्टम आप देख रहे हो, जैसे फॉरेस्ट है या फिर फॉरेस्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं रिवर है, ओशन है, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। इसके बाद हम सेकेंड बात करेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, मतलब जो ह्यूमन ने बनाया है, जैसे एक्वेरियम है, क्रॉप फील्ड है,
ये सब आएंगे हमारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं और मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर, आप स्लाइड में देखिए, मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट का जो आंसर है, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, इसकी आपको डेफिनेशन करेक्ट लिखनी है जो एनसीईआरटी की है। इसमें आपको लिखना है, इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ बायोस्फीयर इन विच बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। इकोसिस्टम, जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल इकोसिस्टम, एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ओशन, रिवर, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम एक्सेट्रा। तो ये आपको इकोसिस्टम में लिखना। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर इसके पार्ट बी की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 1 का पार्ट बी है, व्हाई आर क्रॉप फील्ड्स नोन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरली क्रॉप फील्ड को आर्टिफिशियल कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमन मेड, ये नेचर ने नहीं बनाया, ये हमने बनाया। तो इसका आंसर देख लेते हैं, या तो क्रॉप फील्ड आएगा एग्जाम में या एक्वेरियम आ सकता है। अब हम देख लेते हैं, क्रॉप फील्ड्स आर मैन मेड एंड some biotic and abiotic components are manipulated by human. Therefore, they are known as artificial ecosystem. अब इसका सी पार्ट देख लेते हैं, फॉरेस्ट आर नोन एज नेचुरल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट जो है वो नेचर ने बनाया है, इसमें ह्यूमन ने कुछ नहीं किया है। वहाँ पर बहुत सारी फ्लोरा है, फौना है, सारी स्पीशीज है, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जो बायोटिक और एबायोटिक दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, इंटरडिपेंडेंट। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम, फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड अ नेचुरल इकोसिस्टम बिकॉज दे आर नेचुरली सस्टेनेबल। आगे देखते हैं, they have different species of plants and animals growing without human interaction and interdependent on each other. That is why forest is called natural ecosystem. तो आई होप आपको इकोसिस्टम, इसके फैक्टर्स, इसके टाइप्स, किस तरह से फॉरेस्ट एंड क्रॉप फील्ड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ये आपको समझ में आ गए। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 रिलेटेड है फूड चेन्स। इसके पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन 2, ये इसमें से एक कंफर्म आएगा क्वेश्चन, व्हाट इज फूड चेन, राइट इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पार्ट ए है इसका। पार्ट बी है, मेक अ सिंपल फूड चेन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म दे दिया जाएगा और आपको इसकी फूड चेन, इसका पूरा लेवल बनाना है। एग्जाम्पल स्नेक, रैबिट, ग्रास, हॉक। सी पार्ट है इसका, कंसीडर द फूड चेन, जिसमें प्लांट्स है, डियर है एंड लायन है। इसमें पूछा ये है कि व्हाट विल हैपन इफ लायंस आर रिमूव फ्रॉम फूड चेन। तो चलिए पहले हम फूड चेन देख लेते हैं। जैसे कि आप स्लाइड पे देख पा रहे, आप यहाँ देख रहे, काफी सारी फूड चेन दिखाई है आपको। पहले मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। फूड चेन एक्चुअली होता है द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं प्लांट्स है, यहाँ पर प्लांट्स प्रोड्यूसर है। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रोड्यूसर्स होते हैं ग्रीन प्लांट। अब इन प्रोड्यूसर के ऊपर कौन डिपेंड करता है, हर्बीवोर। आपको यहाँ पर स्लाइड पर अच्छे से दिख रहा होगा, हर्बीवोर जो रहते हैं ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम हर्बीवोर को कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं जो प्लांट को कंज्यूम करते हैं। अब आप देख रहे हो कि हर्बीवोर को कौन कंज्यूम करता है, कार्निवोर। अब यहाँ पर फर्स्ट हम देखते हैं, सेकंड हम देख रहे हैं कंज्यूमर, कार्निवोर है सेकंड कंज्यूमर, जो फर्स्ट कंज्यूमर यानी हर्बीवोर को कंज्यूम कर रहे हैं। इसके आगे हम देखते हैं थर्ड कंज्यूमर, हम देखते हैं टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर जो सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है, और आगे होता है टॉप कंज्यूमर। जनरली आप देख रहे हो कि जो फूड चेन है वो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप की होती है। 4 स्टेप की आगे फूड चेन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईच लेवल पे, हर लेवल के ऊपर एनर्जी जो है वो लॉस होती है। जो आगे जो आते हैं, जैसे प्लांट से फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर है, उनमें से 10% एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, ये हम आगे देखेंगे।
तो इसलिए फूड चेन सिर्फ 4 लेवल तक होती है, क्योंकि आगे जाते जाते एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 1% रह जाता है। तो चलिए, आपने ये देख लिया है फूड चेन, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। जो फर्स्ट मैंने आपको बताया था डेफिनेशन, व्हाट इज फूड चेन, राइट इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, हम इसको देख लेते हैं। द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी in which one organism consume another organism to transfer food energy, इसको हम कहते हैं food। इसकी proper definition देख लेते हैं। Food chain is a series of organisms feeding one another, इसे हम कहते हैं food chain। तो मैंने आपको ये food chain की definition बता दी। अब हम देखते हैं इसकी characteristics। First characteristic है it is always straight एंड यूनिडायरेक्शनल। फूड चेन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। ये इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये एक ही डायरेक्शन में क्यों आ रही है। सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इंटरडिपेंडेंस एंड फूड रिलेशनशिप। ये हमें दिखाता है कि उस हैबिटेट में, उस पार्ट में जो भी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हैं जो प्रोड्यूसर्स को ले रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर फूड हैबिट कैसी है प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में, वो इसको एक बता। थर्ड पॉइंट इसका, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बायोमैग्निफिकेशन इन इकोसिस्टम। बायोमैग्निफिकेशन मैंने आपको पहले वाले पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। आप नहीं आपने देखा होगा तो आप पहले वाले मेरा पार्ट 1 देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको जैसे बोला ये अलग अलग टाइप्स की होती है। सेकेंड टाइप 2 स्टेप होंगे, इसमें 3 स्टेप होंगे, 4 स्टेप होंगे। बस जो इको फूड चेन होती है ये सिर्फ 4 स्टेप तक होती है। 2 स्टेप मतलब यहाँ प्रोड्यूसर और एक ही फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर होगा। थर्ड स्टेप 3 स्टेप हम देखेंगे जहाँ पर प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है और सेकेंडरी कंज्यूमर है। 4 स्टेप हम देखते हैं जहाँ प्रोड्यूसर तो है, प्रोड्यूसर तो कंपल्सरी है आ जगह, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, और 4th स्टेप पे एक और होगा टॉप कंज्यूमर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट बी था, कंसीडर द फूड चेन, जो मैंने आपको दी थी प्लांट। सेकेंड क्वेश्चन था, सेकेंड इसका पार्ट देखते हैं। मेक अ सिंपल फूड चेन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, स्नेक, रैबिट, ग्रास एंड हॉक। हम इसको अरेंज कर देते हैं। ग्रास ये सबसे फर्स्ट आएगा। ग्रास इज अ प्रोड्यूसर, जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हो। इसको कौन कंज्यूम करेगा? रैबिट। रैबिट जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर है जो हर्बी। इसके बाद इसको रैबिट को कंज्यूम करेगा स्नेक। स्नेक जो है ये कार्निवोर, हम इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। और इसमें जो थर्ड जो आएगा हॉक, ये टर्शरी कंज्यूमर है जो टॉप कंज्यूमर। आप यहाँ देख रहे हो कि जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे जाते हैं, नंबर ऑफ हमारे जो एनिमल्स हैं, नंबर ऑफ हमारे जो कंज्यूमर्स है वो कम होते जाते हैं। तो ये मैंने अरेंज कर दी है आपकी फूड चेन। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट दिया है कंसीडर द फूड चेन, प्लांट्स, डियर, लायन। ये आपको अरेंज करके दे दी है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल हैपन इफ लायन इज रिमूव्ड फ्रॉम फूड चेन। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि फूड चेन यानी इकोसिस्टम के अंदर हर स्पीशीज, हर लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल इंपॉर्टेंट। एक भी फूड चेन का लेवल आउट हो जाएगा हमारे इस यूनिवर्स से तो हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसमें पूछा है यदि लायन रिमूव हो गए तो आप देखोगे इफ ऑल लायंस आर रिमूव्ड ड्यू टू ओवरग्राजिंग of all herbivore animals, eliminate all plants, grass and convert it into desert। यदि सारे के सारे लैंड्स रिमूव हो जाएंगे तो जितने भी हर्बीवोर है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जितने भी ग्रास हैं, जितने भी प्लांट है, उसको सब कंज्यूम कर देंगे, क्योंकि उन्हें खाने वाला, उन्हें कंज्यूम करने वाला वहां पर कोई है ही नहीं। आगे हम देखते हैं, यदि ये तो मैंने आपको लाइन बता दिया। और एक थ्योरी ये है कि जो सहारा डेजर्ट हमारा बना है उसका रीजन ये, रोमन एम्पायर में जो किंग होते थे, जो बाकी लोग होते थे, वो जितने भी लायन है, टाइगर है, इनको मार देते थे। उस समय काफी चलता था। तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सारे लायंस रिमूव, तो क्या हुआ, सिर्फ हर्बीवोर बच गए और उन्होंने वहां पर जितने भी ग्रास है, प्लांट है, इसको कंज्यूम कर दिया और वो आज डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट। लेकिन यदि हम मान लो एक क्वेश्चन लाइन की जगह आपको ऐसे आता है कि इफ और देयर आर रिमूव,
यदि डियर वहां से सारे रिमूव हो गए तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। यदि डियर रिमूव हो गए, बिकॉज डियर जो है इट इज प्रे ऑफ लायन, एंड ड्यू टू स्टारवेशन लायन विल डाई, क्योंकि उनके लिए डियर मतलब डियर थे सारे हर्बीवोर आउट, their population decreases and hungry lion is search of food will come out of forest and start killing domestic animals and human। यानी यहाँ पर lion भी important है, deer भी। पर suppose producer ही out हो गए, if all producers are removed तो naturally life अर्थ पे खत्म हो जाएगी, it means no life exists on earth। तो ये हमारा इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, डी वाला देख लेते हैं। If the given food chain, which trophic level will have the maximum concentration of chemicals? Name the phenomena involved। इसको भी इससे भी रिलेटेड जो आंसर है बायोमैग्निफिकेशन, ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में पार्ट 1 में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। बायोमैग्निफिकेशन मतलब केमिकल्स जो हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स या केमिकल यूज करते हैं सॉइल के अंदर, और वो सब के सब कंज्यूम हो जाते हैं और आगे के ट्रॉफिक लेवल में चले जाते हैं। इसका आंसर आएगा, सपोज प्रोड्यूसर से वो हर्बीवोर में जाएंगे, हर्बीवोर से वो कार्निवोर में चले जाएंगे। केमिकल्स एंटर द प्रोड्यूसर लेवल एंड ट्रांसफर्ड टू अदर ट्रॉफिक लेवल, सो हायर लेवल कार्निवोर्स will have maximum concentration of chemicals and this phenomena is called biomagnification। ये मैंने आपको पहले वाले ने पूरा एक्सप्लेन किया था इसमें कि लास्ट जो भी हाईएस्ट लेवल होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा केमिकल्स का कंजम्पशन। तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन 2 हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 3 है हमारा, एक आपको फूड चेन दी है, मेक अ सिंपल फूड चेन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। आपको एक कोई भी फीड फूड चेन दे देंगे, जैसे यहाँ दिया है स्नेक, रैबिट, ग्रास एंड हॉक। आपको मैंने जैसे बताया था कोई भी फूड चेन आपको दे देंगे, सपोज फॉरेस्ट फूड चेन दे दी, यानी जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स है उनसे रिलेटेड दे सकते हैं। ओशन से रिलेटेड है, जो ओशन में रहने वाले एनिमल्स है उनसे रिलेटेड दे सकते हैं। नेचर में रहने वाले, फॉरेस्ट में रहने वाले, इस तरह से रिवर में रहने वाले एक आपको फूड चेन दे दी जाएगी जिसको आपको करेक्ट अरेंज। तो चलिए ये जो हम दिए फूड चेन हम इसको अरेंज करते हैं। इसमें फर्स्ट आएगा ग्रास। हमेशा मैंने आपको बोला है ग्रीन ग्रास जो प्रोड्यूसर है वो सबसे नीचे वाले लेवल में आएंगे। तो फर्स्ट लेवल में हमारा आ जाएगा ग्रास जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, यानी जो प्रोड्यूसर्स है जो अपना फूड खुद बनाते हैं, दे आर कॉटन ग्रास। अब सेकेंड हम करेंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर है हर्बीवोर, इसको कंज्यूम करता है रैबिट, तो इसके बाद हम लेंगे रैबिट। इसके बाद हमारा आएगा स्नेक जो हमारा कार्निवोर है, जो हमारा आएगा सेकंड कंज्यूमर। और लास्ट में हमारा जो टॉप मोस्ट आएगा वो आएगा हॉक जो टर्शरी कंज्यूमर, ये टॉप मोस्ट कंज्यूमर। अब हम नेक्स्ट सीरीज इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। लेट्स डू मैन मेड इकोसिस्टम। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने इकोसिस्टम एक्सप्लेन किया था कि ह्यूमन जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है ये 2 टाइप के होते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी टोटल इकोसिस्टम 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम तो मैंने आपको बता दिया था, क्रॉप फील्ड फॉरेस्ट है, इसके बाद रिवर है, ओशन है, जो नेचुरल है। अभी हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल यानी ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है, तो ये आ जाएगा क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम। इसका आंसर आएगा क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन 3 एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, हाउ डस स्टडी ऑफ फूड चेन इन एन एरिया और हैबिटेट हेल्प अस। आपको इसको एक्सप्लेन करना है, बहुत सिंपल है, मैंने पहले ही बताया है। किसी एरिया के अंदर कोई एनिमल्स या फिर जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होगा और आपको क्या हेल्प मिलेगी। फूड चेन से हमें एक जनरल आइडिया लग जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन से प्लांट्स है, कौन से एनिमल है, उनकी कैसी फूड हैबिट है और वो स्पीशीज प्रॉपर है या नहीं, वो एक्सटिंक्ट तो नहीं हो रही है या वो एंडेंजर्ड में तो नहीं आ रही है, उनकी इंटर रिलेशनशिप क्या है उससे, और उससे ह्यूमन को क्या बेनिफिट हो सकता है, ये हमें पता लगता है। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, जैसे कि आप स्लाइड में आंसर मैंने दिया है। इट हेल्प्स in defining the species
composition present in that area, their interrelationship and dependency on each. तो ये इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट इसके ऊपर बढ़ते हैं। ये मैंने आपको 4th क्वेश्चन करा दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है गिव रीजंस फॉर एएस का द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इज एसेंशियल इन बायोस्फीयर। यानी मैंने कल भी आपको बताया था, डिकम्पोजर्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टेंस, उनका प्रेजेंस बहुत जरूरी है। यानी जो बैक्टीरिया, वायरस और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनका प्रेजेंस हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसका पार्ट भी आएगा फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, वो एक डायरेक्शन में चलेगी। प्रोड्यूसर से हर्बीवोर से कार्निवोर, वापस कार्निवोर से हर्बीवोर या हर्बीवोर से प्रोड्यूसर, क्यों नहीं, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। इसका सी पार्ट है व्हाई डज अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 to 4 स्टेप्स। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम ए पार्ट मैं एक्सप्लेन करूंगी। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इज एसेंशियल इन अ बायोस्फीयर। पहले मैं इसका आंसर आपको बताती हूँ। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स आर एसेंशियल इन बायोस्फीयर बिकॉज they break down complex organic substance into simple inorganic substance that can be absorbed by plants. So they replenish the soil naturally and they helps to removing the biodegradable waste. ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो आपका हमारा जो कॉम्प्लेक्स हमारा जो स्ट्रक्चर है, उसको सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होते हैं, इस पे कन्वर्ट करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और इम्पॉर्टेंट मटेरियल को एटमॉस्फेयर में डाल देते हैं। प्लस हमारा जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसको भी ये कंप्लीट कर देते हैं। तो इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अनबिगनिक हमारी इनएविटेबिलिटी करते हैं। अब हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। इन फ्लो ऑफ एनर्जी एक ही डायरेक्शन में चलती है। इसका आंसर देख लेते हैं। In a food chain, the energy moves progressively through the various trophic level. It is no longer available to the previous level, like autotrophs, and the energy captured by the plants do not go back to the atmosphere again. Thus, flow of energy is unidirectional. यानी जो प्लांट्स के ने सन से जो एनर्जी कैप्चर की है, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाया है, वो जो फूड है वो हर्बीवोर खाते हैं, तो ये एनर्जी जो है 10% एनर्जी हर्बीवोर को ट्रांसफर होगी। अब हर्बीवोर से वो किसी भी मेथड से वापस वो एनर्जी प्लांट को ट्रांसफर नहीं हो सकती। प्लांट तो हर्बीवोर को खाते नहीं है, या प्लांट जो फूड बनाते हैं जिसपे एनर्जी है, वो एनर्जी वापस सन को मिल नहीं सकती, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। हर्बीवोर से वो कार्निवोर आएगा, कार्निवोर से वो आगे नेक्स्ट सीरीज पे बढ़ता जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आने के चांसेस है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल। अब हम इसका सी पार्ट देख लेते हैं। व्हाई डज अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 स्टेप, ओनली 3 to 4 स्टेप। मैंने आपको बोला था हर स्टेप में, जैसे प्लांट के अंदर प्लांट सिर्फ 1% एनर्जी सन की लेता है, और नॉन न्यूमेरिकल में आगे देखेंगे 1% एनर्जी प्लांट कंज्यूम करता है। जो एनर्जी कंज्यूम करता है प्लांट अपना फूड बनाता है, और फूड जो हर्बीवोर है, जो फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर है, यहाँ पर जो फूड ये लेते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है ओनली 10%। बाकी जो 90% एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। यानी हर स्टेप के ऊपर लॉस ऑफ एनर्जी होता है। जो आप आगे ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते जाओगे तो आप देखोगे कि सिर्फ 10% एनर्जी उनके लिए है। तो नेचुरली एनर्जी जो है, जो मिलने वाली एनर्जी है, वो कम होती जाएगी। तो फूड चेन पे मैक्सिमम 3 या 4 लेवल होगा, क्योंकि 4 लेवल के बाद आगे का जो कंज्यूमर होगा उसके लिए एनर्जी अवेलेबल ही नहीं। इसीलिए जो फूड चेन होगी वो 3 to 4 मैक्सिमम 4 स्टेप्स तक। इसका आंसर देख लेते हैं। ऑन एन एवरेज ओनली 10% ऑफ द फूड इज अवेलेबल टू अ ट्रॉफिक लेवल, इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। Since the amount of available energy keeps decreasing as we move to higher trophic level, so very little and usable energy is available after 4th trophic level.
That is why a food chain consists of only 3 to 4 steps. फूड चेन सिर्फ 3 या 4 स्टेप्स की ही। तो ये हमारा था क्वेश्चन 5, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। आप देखिए यहाँ पर, आप डायग्राम में आप स्लाइड देख पा रहे हैं, ये ट्रॉफिक लेवल है। यहाँ पर आप सबसे नीचे देख रहे हैं, आप नीचे देख रहे हैं प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट्स है, ग्रास है, ये ऑटोट्रॉफ से जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ये हमारे ट्रॉफिक लेवल में हमारे फूड चेन पे सबसे नीचे रहे, इनका नंबर मैक्सिमम। उसके बाद आप देखिए सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। आप जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, हम बोल सकते हैं फूड चेन की एवरी स्टेप, ईच स्टेप वो हम करेंगे ट्रॉफिक। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक लेवल मतलब फूड चेन की जो फर्स्ट हमारे स्टेप है प्रोड्यूसर्स, वो हमारा फर्स्ट टॉपिक लेवल होगा। हम सेकंड फूड चेन, हम सेकंड लेवल देख रहे हैं फूड चेन का, उसको हम कहेंगे जो हर्बीवोर है। इस पे इंसेक्ट हर्बीवोर है, तो इंसेक्ट मैंने इसको लिया हर्बीवोर, जो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये हमारे आएंगे सेकंड, मतलब हम इसको कहेंगे सेकंड ट्रॉपिक लेवल। आगे आप देखते हो जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो हमारे कार्निवोर है, जो हर्बीवोर के ऊपर डिपेंड है, तो वो जो होगा हमारा, जो होगा हमारा, आप देखोगे वो नेक्स्ट हमारा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होगा। इसके बाद आप देखते हो स्नेक, ये हमारा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। उसके बाद हमारा पीकॉक, ये हमारा टॉप बना होगा, तो ये हमारा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो अब जैसे जैसे हायर जाते हैं, हमारा जो आप देख रहे हो एनिमल्स या कंज्यूमर्स का परसेंटेज कम। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। Each food chain is termed as a trophic level. हर step food chain का हम कहते हैं trophic level. We know that a food chain represents the flow of energy. The various steps in a food chain at which the transfer of food takes place are called trophic level. हर लेवल के ऊपर जहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर ट्रांसफर हो रही है, प्राइमरी से सेकेंडरी में हो रही है, इसको हम कहेंगे ट्रॉफिक लेवल। और आपने देखा कि एज वी गो अपवर्ड हायर ट्रॉफिक लेवल द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज ग्रेजुअली। तो ये मैंने आपको ट्रॉफिक लेवल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पिरामिड ऑफ नंबर? पिरामिड ऑफ नंबर क्या है ये आपको बताना है। आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे हो, एक हमने पिरामिड बना दिया है। तो जो पिरामिड है आप देखते हो, पिरामिड नीचे की ओर पिरामिड में सबसे मैक्सिमम नंबर होंगे प्रोड्यूसर्स। आप उसके बाद हर स्टेप में बढ़ते जाएंगे आप ट्रॉफिक लेवल में। उसके बाद आप देख रहे हो प्राइमरी कंज्यूमर जिनका नंबर प्रोड्यूसर से कम होगा। फिर सेकेंड हमारा जो अगला ट्रॉफिक लेवल आ जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आता है टर्शरी कंज्यूमर। तो हम उसको पिरामिड शेप के अंदर दिखा। तो इसका आंसर हम देखते हैं, द ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन जो है इट ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय पिरामिड ऑफ नंबर। अब इस पे आपको एग्जाम में अलग अलग दे दी कि सपोज आपको पिरामिड बनाना है फॉरेस्ट इकोसिस्टम का, तो आप फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स का बना दीजिए। सपोज आपको पॉन्ड इकोसिस्टम देते हैं, तो आप पॉन्ड में बनाने वाले एनिमल्स का या तो ट्रॉफिक लेवल में या पिरामिड के फॉर्म में बना दीजिए। रिवर इकोसिस्टम आ सकता है, गार्डन इकोसिस्टम आता है, ओशन इकोसिस्टम आ सकता है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन 7। अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन 8। What is food web? Food web increases the stability of an ecosystem. Explain. पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फूड वेब होता क्या है। आप ये स्लाइड में देखिए, आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं फूड चेन इंटरलिंक्ड होती है। यानी कि ऐसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ले रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर ले रहा है और टर्शरी कंज्यूमर ले रहा है। लेकिन उसी समय एक और फूड चेन चल रही है जहाँ पर प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर दोनों का कॉमन है। आप थर्ड फूड चेन देखिए जिसमें प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर है लेकिन टर्शरी कंज्यूमर कॉमन है। तो जो बहुत सारी फूड चेन इंटरलिंक्ड हो जाती है,
आपस में कनेक्ट हो जाती है, जहाँ टॉप कंज्यूमर सेम होता है या टर्शरी कंज्यूमर सेम होता है, तो वो इंटरकनेक्टेड फूड चेन को हम कहते हैं फूड वेब। अब यहाँ डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ध्यान से आप देखिए। आपको ये डायग्राम बनाना है, आपको इसमें सिर्फ आप एनिमल्स के नेम और कंज्यूमर्स के नेम भी लिख सकते हैं। चलिए अब मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ किस तरह से लिखना है। फूड वेब कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरलिंक्ड फूड चेन, यानी हम जानते हैं कि जो मेंबर्स ऑफ हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल फीड अपॉन ऑर्गेनिजम्स ऑफ लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ अंडर फूड चेन। इट improves food chain क्यों important है? It improves the stability of an ecosystem as it includes all the interconnected food chain. It is helpful to understand feeding relationship in a community among the species. यानी कि हम बता सकते हैं कि जो फूड चेन है, we know that a large number of food chain exist in the community and they are interconnected. तो आपको यदि एग्जाम में 1 मार्क में आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं, फूड चेन आर इंटरलिंक्ड एंड मेक अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क है इसको हम कहते हैं फूड, मतलब हम इंटरलिंक जो फूड चेन हो जाती है इसको हम कहते हैं फूड वेब। तो ये मैंने आपको फूड वेब एक्सप्लेन किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। Why does Vegetarian help us in getting more energy? In terms of energy, who is at an advantageous position and why? हमारा अभी तक रॉन्ग इम्प्रेशन था कि सपोज जो कार्निवोर है वो ही हमें मैक्सिमम एनर्जी देते हैं। नहीं, कार्निवोर तक आप देखते हो कि सेकेंडरी और टर्शरी तक एनर्जी लॉस हो जाता है, सिर्फ उनको 10% एनर्जी मिलती है। क्योंकि जो कार्निवोर है, जो भी है, गोट है या लाइन है, जो भी है, वो हर्बीवोर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं प्लांट्स के ऊपर वो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, क्योंकि हर्बीवोर प्लांट्स को लेते हैं मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हर्बीवोर। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। We know that vegetarians obtain food directly from plants, while non-vegetarians get the food from animals. Animals contain 10% of food energy as compared to plants. Example, the same amount of producers will supply, say, 1000 joule of food energy to a vegetarian will provide only 100 joule of food energy to a non-vegetarian. Hence, vegetarian will be at an advantageous position. आपको इसका आंसर ये है। अब हम क्वेश्चन 10 की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन 10 है, हमारा इससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल करना है। अभी हमारा क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज 10% लॉ? इसका ए पार्ट है व्हाट इज 10% लॉ, और जो बी पार्ट है, इन द फॉलोइंग फूड चेन 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू लायन, हाउ मच एनर्जी वॉज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स? पहले मैं आपको 10% लॉ एक्सप्लेन कर देती हूँ। 10% लॉ हमारा कहता है, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल is not 100%. There is a loss of energy at every step. This 10% law was given by scientist Lindbergh in 1940. ये है only 10% of energy entering a particular trophic level of organisms is available to transfer to the next higher trophic level. I hope आपको समझ में आया होगा 10% law, जिसे मैंने बोला 1942 में लिंडमैन ने दिया था। इसका क्या है कि जो आप क्योंकि इससे रिलेटेड आपको भी न्यूमेरिकल्स करने हैं, जो प्लांट्स है, जो भी सन की एनर्जी अवेलेबल है, प्लांट्स सिर्फ 1% एनर्जी उसको यूज करते हैं। सन की एनर्जी को प्लांट सिर्फ 1% यूज करते हैं। जो भी प्लांट के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो फर्स्ट हर्बीवोर जाता है, वो उस प्लांट्स की जो भी एनर्जी ट्रांसफर होती है उसका सिर्फ 10% यूज करता है, और जो मैक्सिमम 90% एनर्जी है उसका लॉस हो जाता है एनवायरमेंट। फिर हर्बीवोर से वो आगे ट्रांसफर होती है कार्निवोर में, यानी हम सेकेंडरी कंज्यूमर बोल सकते हैं। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है उससे जो एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर में होती है वो भी 10% होती है, उसकी बाकी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो ये 10% अब जो उसका सेकेंड पार्ट दिया है,
इसका एक 1 मार्क का है, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने अभी करने हैं। यहाँ पर फूड चेन के अंदर 100 जूल एनर्जी अवेलेबल है तो होती है लाइन लास्ट है, टॉप कंज्यूमर है। तो आप देखते हो यदि 100 जूल एनर्जी लाइन को अवेलेबल होती है तो प्लांट के पास कितनी एनर्जी अवेलेबल है? 10,000। यानी सन से जो भी एक्सप्लेन करके दिया है, आप देखिए फर्स्ट देखते हैं। और अप्लाइंग 10% लॉट टू द फूड चेन, एनर्जी अवेलेबल टू स्नेक फ्रॉम रैट से स्नेक को, रैट को कंज्यूम करेगा तो स्नेक के पास रैट से कितनी एनर्जी जाएगी? तो हम आपको पता है कि रैट के पास प्लांट से जो एनर्जी आई है वो 500 जूल है। रैट के पास कितनी एनर्जी स्टोर है? 500 जूल। तो अब हम 500 जूल का 10% निकाल लेते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 500 जूल। तो आप देख रहे हैं कि जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50 जूल। यानी स्नेक के पास कितनी एनर्जी गई है? 50 जूल। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं कि हॉक के पास, स्नेक से हॉक के पास कितनी एनर्जी जाएगी। अब एनर्जी अवेलेबल टू हॉक फ्रॉम स्नेक के पास कितनी एनर्जी आई है? आपने देखा है स्लाइड में 50 जूल। ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है, इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो हम देखते हैं 10/100 इंटू 50। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो 5 जूल आएगा। यानी जो टॉप मोस्ट आएगा, हॉक जो है इस सीरीज में टॉप मोस्ट है, इसको सिर्फ 5 जूल एनर्जी। चलिए अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10% रॉ सही है ये। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू टाइगर इन द फॉलोइंग फूड चेन इफ प्लांट्स हैव 30,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, हम 10% लॉ अप्लाई करते हैं। 30,000 एनर्जी अवेलेबल है प्लांट्स, लेकिन आपको पता है कि प्लांट्स 10% नहीं, प्लांट 1% एनर्जी यूज करता है। तो अब पहले हम 1% निकाल देते हैं इस 30,000 का जो सन की एनर्जी अवेलेबल है। तो आप देखिए प्लांट्स कैन ट्रैप ओनली 1% ऑफ सन्स एनर्जी फॉलिंग ऑन देम। तो अब हमारा देखते हैं 1% ऑफ हमारा 30,000 हो जाएगा 1/100 इंटू 30,000। आप ये 2 0 कट कर दीजिए तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 300 जूल। यानी 300 जूल प्लांट के पास एनर्जी अवेलेबल, क्योंकि ये 1% एनर्जी। अब हम प्लांट को कौन ईट करेगा? डियर। जो हर्बीवोर ईट करेंगे उनके पास 10% एनर्जी जाएगा, बाकी सारा का सारा एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो चलिए प्लांट्स आर ईटन बाय डियर अकॉर्डिंग टू 10%। हम देखते हैं तो हमारा जो 300 जूल आया है इसका हम 10% निकाल लेते हैं। 10/100 इंटू 300। तो ये हम जब इसके जो 200 कट करेंगे 10 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 30 जूल। तो 30 जूल एनर्जी अवेलेबल होगी हर्बीवोर को, यानी डियर। अब इसका लास्ट पार्ट है, डियर को कंज्यूम करेगा टाइगर। तो ये जो हमारा जो एनर्जी आई थी, हमने जो 2 0 कट कर दिया, हमारी जो 30 जूल एनर्जी हमें मिली थी, इस 30 जूल एनर्जी का 10% हम निकालते हैं। 10/100 इंटू 30 यानी 3 जूल। टाइगर को सिर्फ मिलेगी 3 जूल एनर्जी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सन से 1% सन की एनर्जी को प्लांट कंज्यूम करेगा, प्लांट से ट्रांसफर होगी डियर में, डियर से ट्रांसफर होगी टाइगर में। यानी टाइगर को लास्ट में 3 जूल एनर्जी अवेलेबल। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग फूड चेन, आप डायग्राम में देखिए, इन द फॉलोइंग फूड चेन वर्टिकल एरोस इंडिकेट द एनर्जी लॉस्ट टू द एनवायरमेंट and the horizontal arrows indicate energy transferred to the next trophic level. Which one of 3 vertical column ACE and which one of the 2 horizontal arrows B and D will represent more energy transfer? Give reason. आप देखिए इसमें ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट के ऊपर A एरो ऊपर की ओर दिखाया है, B एरो हॉरिजॉन्टल है, C एरो भी वर्टिकल है, D एरो हॉरिजॉन्टल है और E हमारा जो आंसर है आप देख रहे हो, ए जो है प्लांट से मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है। तो क्योंकि प्लांट के पास सबसे एनर्जी स्टोर होती है, तो ए विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर एज कंपेयर टू सी एंड ई। सी और ई जो आप ऊपर की ओर एरो दिखा रहे, प्लांट से जो सबसे ज्यादा एनर्जी जो लॉस होता है वो प्लांट से है जब डियर इसको कंज्यूम करता है। आप देखिए बी जो पूछा है जो हॉरिजॉन्टल है, बी विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर एज कंपेयर टू डी, क्योंकि वहां पर भी 10% एनर्जी लॉस हो रहा है।
So when green plants are eaten by primary consumer, a great deal of energy is lost as heat to the environment. I hope आपको ये मैंने क्वेश्चन आंसर सीरीज एनवायरनमेंट की कंप्लीट कर दी है. फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. फूड चेन, फूड वेब, 10% लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, आपके क्वेश्चन आंसर्स इन्हीं में से आएंगे. मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. आपके कोई सजेशंस है तो मुझे दीजिए. अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज.